नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th क्लास 10 की एनसीईआरटी में कृषि और उसके संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उस पर अध्ययन करेंगे। यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। आप लोग जब इस वीडियो को 25 से 30 मिनट देखेंगे तो यहाँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। वस्तुतः ये पूरे टॉपिक पे आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 50 से 60 क्वेश्चन ही आपको घुमा फिरा के 2 से 3 क्वेश्चन बना के हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा, कुछ डाटा इसमें आपको मिलेंगे फसल उत्पादन के, फसलों से संबंधित विविध क्रिया पद्धतियों को हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर 3 कृषि का परिचय। कृषि प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र है। जीडीपी की, हमारी जीडीपी जो आप पढ़ते हैं उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक में कृषि आती है। कृषि कार्य में जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल उत्पादन तो आता है। पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन भी कृषि कार्य में आते हैं। ठीक, लगभग 2/3 जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, अनेक उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। ठीक, कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में से एक है। इसका महत्व देखेंगे अगर हम लोग, कृषि कार्य का महत्व, तो ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। कृषि मुख्य परीक्षा और निबंध, भारतीय कृषि पे अगर निबंध भी आ जाए तो ये चीज़ें आपको डायग्राम में विस्तारित रूप से लिखना पड़ता है। ठीक, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा जीएस पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। खाद्य सुरक्षा का आधार, जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता कृषि कार्य से सुनिश्चित होती है। रोजगार का प्रमुख साधन है। आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 65% लगभग कृषि का जनसंख्या कृषि कार्य पर ही निर्भर है। ठीक, उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे कपास से कपड़ा बनता है। अनेक कार्य कपास होते, जूट, गन्ना, चीनी और गुड़ उत्पादन, चाय, कॉफी, रबर, तिलहन, ये कच्चे माल के आधारित उद्योग हैं। ठीक, विदेशी मुद्रा का अर्जित किया जाना, आज भी काफी चाय, मसाले, कपास, चावल भारत बड़े मात्रा पर निर्यात करके विदेशी से धन प्राप्त करता है। ग्रामीण विकास, कृषि ग्रामीण विकास का प्रमुख साधन है। जीवन स्तर तथा रोजगार में वृद्धि करता है। पशुपालन, डेयरी, चारा उपलब्ध कराकर दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब प्रमुख विशेषताएं क्या है भारतीय कृषि की? आज भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। वर्षा की कमी, अभी देखेंगे इस समय एल नीनो का प्रभाव चल रहा है तो कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। तो वर्षा की कमी, अधिकता, दोनों का सीधा प्रभाव कृषि पे पड़ता है। छोटी और बिखरी जोत भारत की सबसे बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में एक आम किसान के पास आप देखेंगे, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में किसानों के पास एक जगह का 15 बिस्सा जमीन है, दूसरी जगह 5 बिस्सा है, तीसरी जगह 2 बिस्सा है या 12 बिस्सा है। ऐसे उनकी जमीन छिटकी हुई है, एक ही जगह है, एक ही जगह उनकी सारी जमीन नहीं है। अगर एक जगह उनकी सारी जमीन होती है तो वहाँ वो व्यावसायिक कृषि और अन्य कृषि गतिविधियों को आराम से संचालित कर सकते हैं, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि, भूमि का विभाजन, श्रम प्रधान कृषि आज भी मानव श्रम पर ही आधारित है। मशीनीकरण यूरोपीय देशों की तरह नहीं हुआ है। विविध कृषि, भारत में खाद्यान्न उत्पादन, नकदी, बागवानी, उद्यानिकी आदि फसलें उत्पादन की जाती है, मुख्यतः खाद्यान्न। बहुफसली, कई क्षेत्रों में वर्ष में 2 से 3 ही फसलें ली जाती हैं। कृषि और पशुपालन का समन्वय, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन, एक ही नाम है। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, मान लीजिए ये जंगल है, इस जंगल को आग लगा दी जाती है, स्लैश एंड बर्न। ठीक, आग लगा के पूरे जंगल को साफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो उसके जलने से जो राख होती है वो मृदा में मिल जाती है।
उस मृदा की जुताई करके खेती कार्य किया जाता है। ठीक, शिफ्टिंग कृषि क्यों कहते हैं इसी को? यहाँ 4 से 5 साल, 6 साल तक खेती होती है, जब तक यहाँ उपजाऊपन होता है। जैसे उपजाऊपन यहाँ का समाप्त होने लगता है, दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ यही क्रिया करते हैं स्लैश एंड बर्न की। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना शिफ्टिंग। ठीक, झूम कृषि इसके कहा जाता है कि 4-5 साल एक जगह खेती कार्य किए, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। तो झूम मतलब स्थानांतरण परिवर्तन होने के कारण से झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भारत में होता क्या है? परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, जनरली मान लीजिए कोई किसान परिवार है, उसके पास 5 बीघे या 4 बीघे जमीन है। ठीक, अब वो करता क्या है, अपनी ज़रूरत, पूरे परिवार की जो ज़रूरत है, थोड़ा सा धान बो देगा, ठीक, थोड़ा सा मक्का बो देगा, थोड़ा सा दलहन की फसलें बो देगा, थोड़ा गुड़ या चीज़ों के लिए गन्ना बो देगा। वो सभी फसलें बोना प्रयास करता है जो उसके जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक, और इसी कारण होता क्या है कि वह प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कही जाती है। परिवार की जो आवश्यकता है उसी को। कमर्शियल फार्मिंग बाजार उत्पादन हेतु ये बहुत कम है भारत में। कुछ ही क्षेत्रों में जैसे कपास, जूट या मूंगफली इत्यादि क्षेत्रों में। प्लांटेशन फार्मिंग बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल, ये यूरोप में अधिक है, भारत में कम है, लेकिन तब भी कॉफ़ी, चाय, रबड़, केला व इसके तहत आते हैं, प्लांटेशन के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि के प्रकार। भारत में कृषि के कुछ प्रकार जैसे आदिम निर्वाह कृषि, यह भारत की सबसे प्राचीन स्वरूप है। छोटी भूमि पर खेती की जाती है, मतलब निर्वाह मतलब जो आवश्यकता है वही खेती करना, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पारंपरिक औजारों का उपयोग किया जाता है, परिवार के श्रम पर आधारित होता है, अर्थात परिवार ही मिलकर कृषि कार्य को संपन्न करता है। मानसून पर निर्भर होती है, उत्पादन कम होता है, बाजार के लिए नहीं, केवल परिवार की आवश्यकता हेतु उत्पादन किया जाता है। फिर आती है स्थानांतरण कृषि, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। ठीक, इसमें किसान पहले जंगलों को काटते हैं, आग लगा कर जला देते हैं, राख मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं और वहाँ पे खेती कार्य करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता घटने लगती है तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। वन क्षेत्रों में की जाती है, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। उर्वरता घटने पर स्थान परिवर्तन किया जाता है, आधुनिक तकनीक का अभाव होता है, उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, अब कुछ उदाहरण हैं क्या, झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न के, ठीक, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तीनों नाम है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न या स्थानांतरण कृषि। असम में क्या कहा जाता है, झूम। राज्य याद करिए कि यही मिलान करने के लिए अब सीधा सीधा पूछता है। ठीक, इस डायग्राम को आप याद करके लिख लीजिए, कॉपी कलम करके लिख लीजिए। बहुत मेहनत करके मैंने हर राज्य के लिए चूज किया है आपको लिख के बताने के लिए। असम में झूम कृषि कहा जाता है, मेघालय में भी झूम कहा जाता है, मिजोरम में भी और नागालैंड, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पे 4 राज्यों में झूम कृषि। मणिपुर में पामलू कहा जाता है, सॉरी, मणिपुर में पामलू कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नाम इसका बेवर या दहिया है, कई बार एमपी में पूछा गया है, बेवर या दहिया। और आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में कुमांग या बुंगा, पश्चिमी घाट कुमारी, झारखंड कुरवा। ठीक, विश्व के अन्य देशों में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा, लदांग इंडोनेशिया और ब्राज़ील में रोका। तो ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, रोका, लिख लीजिए। ठीक, ब्राज़ील और लदांग इंडोनेशिया, ठीक, और मिल्पा ये आपके कहाँ पे है, मैक्सिको में। ठीक, तो इसको याद करके लिख लीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। ठीक, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए कई बार पूछा है। पहले तो जो वन लाइनर ज़्यादा क्वेश्चन आते तो सीधा सीधा पूछ लेता था, वन लाइनर में 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से कौन किस राज्य से संबंधित है पूछ लिया। अब क्या करता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, एक तरफ 4 खेती का नाम दे देगा और एक तरफ 4 राज्य दे देगा।
अब कहेगा मिलान करिए, ठीक। तो दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, ठीक। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, भूमि सीमित होती है, अधिक श्रम, सिंचाई, उर्वरक, एचआईवी, हाई यील्ड वैरायटी बीज जो होते हैं, ठीक, इनका उपयोग किया जाता है। छोटी जोत पर अधिक उत्पादन किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि मुख्यतः बाजार के आधार पर की जाती है कि जो बाजार में डिमांड है वही फसल उत्पादन किया जाएगा। आधुनिक मशीनों का उपयोग होता है, उन्नत बीजों का उपयोग होता है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और आदि अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है ऐसे क्षेत्रों में। उदाहरण गेहूं, कपास, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, ठीक। वाणिज्यिक फसलों में ये तो हैं ही, ठीक। कपास है, जूट भी आपका आएगा, ठीक, चाय भी आएगा, ये सब वाणिज्यिक फसलों में माने जाते हैं। बागान कृषि, देखिए जरूरी नहीं है कि जो वाणिज्यिक में आ रही है वो बागान में नहीं आएगी, या जो बागान में आ रही है वो वाणिज्यिक नहीं आएगी, दोनों आ सकती हैं, ठीक। अंतर नहीं होता, बस अध्ययन करने और विभाजन करने का एक आधार होता है वाणिज्यिक या बागानी कृषि। बागानी कृषि वाणिज्यिक कृषि का विशेष रूप से बड़े क्षेत्रों में एक ही फसल उत्पादन किया जाता है। बागानी कृषि में क्या करते हैं, विशाल फार्म होते हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत होती है, प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़ी खेती की जाती है। प्रमुख फसलें चाय, कॉफी, रबर, केला, गन्ना। चाय असम की दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है, कॉफी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का, रबर केरल और केला तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक। फसल ऋतुएं और प्रमुख कृषि फसलें। भारत में जलवायु, वर्षा, तापमान, मानसून के आधार पर 3 ऋतु पाई जाती है। कैसे? अगर आपसे पूछ ले भारत में ऋतु का निर्धारण तमाम चीजें, तो आप फूल से भी मत करिए, इतना ही लिखिए जितना मैं बता रहा हूँ। भूमिका बहुत अच्छी होगी, इससे अच्छी भूमिका आप सरल भाषा में कुछ नहीं लिख सकते, ठीक। भारत में जलवायु, वर्षा, तापमान और मानसून के आधार पर 3 मुख्य फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक। इसका नाम जायद है, ठीक। इन तीनों ऋतुओं में अलग अलग फसलें उपजाई जाती हैं। देखिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक। खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद, ठीक, जायद की फसल। अब खरीफ कब बोया जाता है? जब मानसून शुरू होता है जुलाई से, ठीक। जून जुलाई से इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है इसकी फसल। मुख्य फसलों में खरीफ में धान आता है। अब रबी में शीत ऋतु में बोई जाती है फसलें हैं, इनकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर में होती है और कटाई अप्रैल से जून तक में होती है, ठीक। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं और उनकी बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है, कटाई जून में की जाती है, ठीक। अब तालिका में अध्ययन करते हैं। देखिए बुआई का समय खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है, यही गर्मी के समय। रबी अक्टूबर नवंबर, जब इसकी कटाई हो जाएगी तब इसकी बुआई होगी, और इसकी मार्च अप्रैल जायद, ये मुख्यतः गर्मी की सब्जियों की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। तो मार्च अप्रैल, कटाई का समय सितंबर अक्टूबर होता है, अप्रैल से जून होता है, जून गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है, ठंडी शुष्क जलवायु होती है, गर्मी शुष्क जलवायु। वर्षा अधिक होती है, 100 से 75 से 100 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। मध्यम 50 से 75, सिंचाई पर निर्भर। मृदा जलोढ़, काली, लाल, बलुई। यहाँ जलोढ़, दोमट, काली मिट्टी, दोमट, बलुई मिट्टी, ठीक। इस तरह से मृदा का स्वरूप देखा जाता है। प्रमुख फसलें खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर। याद रखिएगा, आप लोग दुविधा में मत रहिएगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर। रबी में
अक्टूबर नवंबर बोई जाती है। कटाई अप्रैल जून में होती है। ठंडी और शुष्क वायु की जलवायु की जरूरत होती है। मध्यम वर्षा की आवश्यकता। जलोढ़, दोमट और काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य फसलों में इनमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर और सरसों है। ठीक। जायद में क्या है? जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून में काट ली जाती हैं। गर्म शुष्क मौसम में होती है। सिंचाई पर अधिक निर्भरता होती है। दोमट बलुई मिट्टी मुख्य विस्तार है। और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी आदि फसलें उपजाई जाती हैं। ठीक। अब देखिए धान। धान भारत की सबसे प्रमुख खरीफ की फसल है। भारत को धान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। डाटा याद रखिएगा, पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है। किसमें? धान उत्पादन में। ठीक। इसके लिए तापमान करीब 25 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो। जल की अधिक उपलब्धता जरूरी होती है। जलोढ़ और चिकनी उपजाऊ मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक। प्रमुख राज्यों में इनका विस्तार है। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। देखिए धान की जो होती 3 फसलें मुख्यतः उपजाई जाती हैं। ये कई बार पहले पूछा जाता था, इधर भी शांत है लेकिन आप याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। एक होता है अमन, एक बोरो, एक आस। आउस नहीं होता ये आस होता है। क्या होता है? आस। ठीक। ऐसे हल ऊपर चंद्रबिंदी आधी लगती है और स। तो आस, अमन और बोरो विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम में ये खेती की पद्धति खरीफ में अपनाई जाती है। ठीक। खरीफ की फसलों में धान की प्रमुख किस्में हैं आस, अमन, बोरो। ठीक। उसके पश्चात आता है गेहूँ। गेहूँ दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की। यह रबी की फसल है। धान के बाद इसकी कटाई की जाती है, वो बुआई की जाती है। जैसे धान काट लिया जाता है, धान की कटाई के पश्चात गेहूँ की बुआई की जाती है। ठंडी जलवायु 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड सही होता है। पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जितना तेज धूप होगी उतनी जल्दी पक जाता है फसल। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। ठीक। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन ने दिया था और 75 गेहूं उत्पादन पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग मक्का। मक्का किसकी है? खरीफ की है। बहुत उपयोगी फसल है। 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। मध्यम वर्षा, जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर आता है ज्वार। कम ऊर्जा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है। सूखा सहने में सक्षम है। प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। किसके लिए? ज्वार के लिए। ठीक। ज्वार की फसल के लिए मुख्य राज्य कौन से हैं? प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। बाजरा या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की प्रमुख फसल है। शुष्क और अर्ध शुष्क कम वर्षा भी अच्छी उपज देती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र मुख्यतः इसके केंद्र थे। ठीक। इसके पश्चात आप देखेंगे तो बाजरा हो गया, रागी आ जाता है। सुपर फूड कहा जाता है रागी को, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और रेशा प्रचुर मात्रा में होता है। प्रमुख राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम इत्यादि रागी की फसल का उत्पादन और खान पान करते हैं। देखिए खरीफ की फसल मानसून की फसल मानी जाती है। रबी शीतकालीन और जायद ग्रीष्मकालीन। ठीक। धान खरीफ की प्रमुख धान है। ठीक। धान खरीफ की प्रमुख फसल है। गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक है। याद रखिएगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा था। जायद फसलें सिंचाई पर निर्भर हैं। देखिए, दलहन, तिलहन, नगदी। दलहन क्या है? प्रोटीन युक्त फसल है। मोस्टली कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जड़ें राइजोबियम के कारण जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने हेतु। विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता देश भारत है। विश्व में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश भी है, उपभोक्ता भी है। मतलब दाल की जितनी खपत भारत में होती है उतना अन्य क्षेत्रों से नहीं होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है। देखिए, राइजोबियम और लिग्यूमिनस क्रॉप जो फसलें होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करती हैं। जैसे मटर के जो पौधा होता है तना, उसके बीच बीच में गांठ होती है जहां राइजोबियम और लिग्यूमिनस जाके चिपक जाते हैं, और जब वो नाइट्रोजन के संपर्क में आते हैं तो उसे और विस्तारित करते हुए वो करते हैं। अरहर मुख्य खरीफ की फसल है। तापमान 25 से 30 डिग्री, मध्यम वर्षक होती है। अरहर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक, चना क्या है? चना रबी की फसल है। महत्वपूर्ण दलहन फसल है। कम वर्षा, ठंडी जलवायु में सफल मिट्टी, हल्की दोमट, मध्यम दोमट। राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मसूर रबी की फसल है। शुष्क, ठंडी और शुष्क जलवायु, मिट्टी उपजाऊ दोमट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़ के इनको। फिर आती है उड़द। ठीक, खरीफ की फसल है। कम अवधि में हो जाती है। मिश्रित फसलों के रूप में उपजाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक, फिर बात आती है उड़द की। उड़द खरीफ की है, कम अवधि की फसल है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु उत्पादक है। मूंग दोनों में उपजाई जाती है, खरीफ और जायद। ठीक, 60 से 70 दिन की फसल होती है। राजस्थान प्रथम, द्वितीय महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख मूंग के उत्पादक राज्य हैं। ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं दलहनी फसलों के। ठीक, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उर्वरकों की आवश्यकता को कम करते हैं, रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता को कम करते हैं। ठीक, रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता को कम करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फसल चक्र, दलहनों का अत्यधिक महत्व होता है। दलहन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। तिलहन से तेल प्राप्त होता है। नकदी फसलें उद्योग के लिए बाजार से जुड़ी होती हैं। ठीक, फिर देखिए तिलहन जिन फसलों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है उसे तिलहन कहते हैं। सरसों जैसे है, रबी की फसल है, ठंडी जलवायु है। ठीक, प्रमुख उत्पादक सरसों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। प्रमुख कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मूंगफली खरीफ की फसल है। गुजरात मुख्य राज्य है। ठीक, दोमट, बलुई दोमट के लिए उपयुक्त है। राजस्थान, तमिलनाडु। सोयाबीन खरीफ की फसल है। स्वर्णिम फली कहा जाता है। प्रोटीन और तेल दोनों का अच्छा स्रोत है। प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश मुख्य उत्पादक है और महाराष्ट्र, राजस्थान है। सूरजमुखी, सनफ्लावर खरीफ और रबी दोनों की फसल है। ठीक, तेल की गुणवत्ता अच्छी होती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक राज्य जिले हैं, क्षेत्र। तिल देखेंगे, कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। ठीक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। नकदी फसल वे फसलें होती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से बिना बदले बाजार में बेचा जा सकता है, जैसे गन्ना। उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक, और दीर्घ अवधि में 10 से 18 माह की तैयारी होती है। चीनी, गुड़, खांडसारी, एथेनॉल
आदि उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। कपास खरीफ की फसल है, ठीक। खरीफ की फसल है, काली मिट्टी में उत्पादन होता है, इसलिए काली मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक। जूट इसके बाद आता है, ठीक। कपास के मुख्य उत्पादक कौन कौन से हैं? देखिए, कपास उत्पादन में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान है, ठीक। क्रम से याद रखिएगा। जूट इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ आर्द्र जलवायु होती है। उपयोग बोरा बनाने, रस्सी बनाने, चटाई, पैकेजिंग सामग्री बनाने में जूट का उपयोग होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ठीक। यहाँ पे मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और जूट के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, ठीक। कपास काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी याद रखिएगा। काली मिट्टी, कपास काली मिट्टी, जूट जलोढ़ मिट्टी, गन्ना दीर्घावधि की फसल है, जूट गोल्डन फाइबर, सोयाबीन गोल्डन बीन्स, अरहर खरीफ के, चना मसूर और रबी दोनों में, मूंग खरीफ और जायद, सरसों रबी, मूंगफली सोयाबीन खरीफ की और तिल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादन होता है। दलहन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तिलहन से तेल प्राप्त होता है। नकदी फसलें उद्योग और बाजार से जुड़ी होती हैं, ठीक। अब बात आती है कृषि के ही अधीन बागवानी की। कृषि के ही अधीन बागवानी की खेती, ठीक। बागवानी कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि होती है, ठीक। इसमें एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाती है, मुख्यतः उद्योगों की मांग और निर्यात के लिए, ठीक। इनसे अधिक पूंजी, आधुनिक तकनीक और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। चाय सदाबहार पौधा, कोमल पत्तियां, पेय पदार्थ के लिए तैयार किया जाता है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 300, गर्म और आर्द्र जलवायु, ढालदार भूमि, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, अम्लीय मिट्टी सुधार। प्रमुख राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ठीक। भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में आता है, ठीक। भारत की दार्जिलिंग की जो चाय है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। असम विश्व में सबसे अधिक चाय के बागान है। असम में विश्व के सबसे अधिक चाय के बागान आपको मिलते हैं, ठीक। कॉफी दक्षिण भारत में अधिक उत्पादन होता है। अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और रोबस्टा दो मुख्य फसलें हैं, मतलब किस्में हैं कॉफी की। 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान 15 से 28 सेंटीग्रेड और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर, ठीक। छायादार वातावरण हो, पर्वतीय ढाल हो, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो। प्रमुख उत्पादक है कर्नाटक पहले स्थान पे, फिर केरल, तमिलनाडु, ठीक। काफी उत्पादन में पहले कौन है? कर्नाटक है, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु, ठीक। विशेष तथ्य में देखेंगे, भारत में कॉफी का उत्पादन लगभग 2/3 भाग कर्नाटक अकेले करता है। लगभग 66% भाग जो भी उसके पास है उसमें कॉफी का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। रबर, प्राकृतिक रबर नामक वृक्ष से दुधिया रस लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक। तापमान क्या चाहिए? 25 से 35 डिग्री, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ठीक। और पाला रहित क्षेत्र आवश्यक, गहरी और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, मृदा की जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। प्रमुख राज्य कौन है रबर उत्पादन में? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, ठीक। यही मुख्य उत्पादक हैं। पहले स्थान पे केरल है रबर में, ठीक। यह रबर का उपयोग टायर, ट्यूब, दस्ताने, जूते, औद्योगिक उत्पाद, इलेक्ट्रिकल सामान इत्यादि में किया जाता है।
बागवानी फसलें वे फसलें हैं, देखिए टायर, ट्यूब, दस्ताने, जूते, औद्योगिक उत्पाद, इलेक्ट्रिक सामान वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। बागानी फसलें चाय, कॉफी, रबड़ उद्योग और निर्यात के लिए होती है। उद्यान फसलें फल, सब्जी, फूल, मसाले, पोषण बाजार के लिए। बागानी कृषि में एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं जिसे प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है। ठीक। इस तरह उद्यान फसलों में कौन सा आम है, देखेंगे आम है। ठीक, क्या है? आम, मैंगो। उद्यान की फसल के अंतर्गत फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधि पौधे इत्यादि की खेती की जाती है। भारत विश्व में सबसे बड़े फल उत्पादक और सब्जी उत्पादक देशों में पहले स्थान पे है। तो आम विश्व स्तर पे पहले स्थान पे भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है, तापमान 24 से 30 डिग्री। और प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से। फिर उसके बाद आ जाता है आपका केला। पिछले साल यही पूछा था केला के बारे में। पहले पे मैंगो। ठीक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंग, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। इसमें वर्ष भर उगाई जाने वाली फसल, अधिक तापमान एवं रिकॉर्ड आवश्यक। ठीक, उसके पश्चात देखेंगे केला। केला का मुख्य उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है। फिर महाराष्ट्र का भुसावल क्षेत्र। ठीक, भारत विश्व में सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है। ये डाटा याद रखिएगा। अभी हाल ही में हमें चाइना भारत से आगे निकल गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक उत्पादक देश है। बड़ा आर्थिक उत्पादक देश है। सेब समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, ठंडी जलवायु, हिमपात आवश्यक होता है, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। जम्मू कश्मीर सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ पहुँचा, कैसे जलाया है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सेब के लिए। ठीक, अंगूर, सेब हो गया, अंगूर। ठीक, अंगूर के लिए शुष्क गर्म जलवायु, अच्छी जल निकासी व्यवस्था, ताजे खाने, किशमिश, जूट, शराब इत्यादि बनाए जाते हैं उपयोग में। और प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र का नासिक क्षेत्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, फिर बात आती है संतरा की। संतरा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। अच्छी जल निकासी व्यवस्था का दोमट नागपुर का खड़ेंद विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह से देखेंगे टी असम में, कॉफी कर्नाटक, रबड़ केरल। पहले स्थान पर उत्पादन है। कभी मिलान करने के लिए भूलिएगा नहीं। मैंगो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रीय फल। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर, केला उत्पादन। एप्पल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। मेघालय ग्रेप्स महाराष्ट्र है, सॉरी, अंगूर महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में होता है। ऑरेंज नागपुर क्षेत्र में होता है, महाभारत में। महाराष्ट्र या महाभारत, महाराष्ट्र में इनका स्वागत है। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। आगे देखिए कृषि सुधार। कृषि सुधार में क्या है?
कुछ नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, किसानों को आधुनिकीकरण से परिचित कराने, कृषि विकास को गति देने के लिए प्रयास किया जाता है। भूमि सुधार, भूमि का समान वितरण, भूमिहीनों को दान प्रदान करना, भूमिहीन उन्मूलन, चकबंदी, भूमि सीमा पर कानूनी प्रतिबंध हम जब चाहे तब लगा सकते हैं। देखिए, ये हो गया हरित क्रांति 1960 के दशक। 1960 के दशक में होती है, लेकिन अगर मैं पूछे तो 67 से 68 थी। ठीक, 66 से 67। ठीक, हरित क्रांति हाई यील्ड वैरायटीज मतलब उन्नत किस्म की फसलें का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, हरित क्रांति के पश्चात देखेंगे तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड, सहकारी समितियों का गठन, डेयरी विकास, ग्रामीण रोजगार। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है इस वर्तमान में। ठीक, याद रखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, किसानों को भारत के अंदर दबाए रहते थे। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। ठीक, वर्जिश कुरियन। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को कम ब्याज पर उनकी कृषि कार्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण खरीदने में उनकी सहायता करना। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम फसल देना अनिवार्य है। ठीक, फिर आ जाती है बात फसल बीमा की। फसल बीमा, फसल बीमा कराने से फायदे भी हैं और नुकसान भी। आप नहीं चाहेंगे कि फसल हमारी किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो और नष्ट हो जाए। अगर नष्ट हो जाती तो फसल बीमा के तहत आपको रिकवरी मिलती है। ठीक, लाभ, आर्थिक सुरक्षा, जोखिम कमी और निवेश को बढ़ावा। भारत के लिए सहकारी समिति, ग्रामदान और भूदान आंदोलन। 1951 पोचमपल्ली तेलंगाना से भूदान आंदोलन शुरू किए जाते हैं विनोबा भावे द्वारा। ठीक, इसे भारत में भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, दुविधा में मत रहिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खरीफ मानसून की फसल है, रबी शीतकालीन फसल, जायद धान जो होती है खरीफ की फसल, जायद ग्रीष्मकालीन फसल है। गेहूं रबी की, ज्वार बाजरा रागी मोटे अनाज, दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम दलहन की जड़ों में नाइट्रोजन। कपास काली मृदा, जूट जलोढ़, जूट गोल्डन फाइबर, जो दीर्घकाल अवधि की फसलें हैं। टी असम, कॉफी कर्नाटक, रबर केरल। गेहूं रबी हो गया आपकी, ज्वार बाजरा मोटे अनाज हो गया, दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण राज्यों में उसकी जड़ों की गांठों में पाया जाता है। कपास काली मिट्टी, जूट काली मिट्टी। दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण राज्यों में जो होता है दलहन की जड़ों में पाया जाता है। कपास को काली मिट्टी में उपजाया जाता है, इसे काली मृदा भी कहा जाता है। जूट जलोढ़ मिट्टी में, जूट गोल्डन फाइबर, सोयाबीन गोल्डन बीन्स, गोल्डा और गन्ना दीर्घावधि की फसल होती है। टी असम, कॉफी कर्नाटक, रबर केरल, एप्पल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, ग्रेप्स महाराष्ट्र। बनाना भारत
विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन के उभरा है। मैंगो भारत का राष्ट्रीय फल है। गेहूं एवं धान्य केसीसी कृषि ऋण से संबंधित है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्रॉप इंश्योरेंस, फसल सुरक्षा और भूदान आंदोलन विनोबा भावे थे। ग्रैंडमा श्रीलंका दिखाता हूँ। इस तरह से भारत वन लाइनर टाइप का देखेंगे। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ठीक, भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा। दलहन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कपास काली मिट्टी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जूट जलोढ़ मृदा में उपजाई जाती है। चाय अम्लीय मिट्टी में उगाई जाती है। काफी छायादार मिट्टी में उगाई जाती है। कम टचीलो। ठीक, रबर जो होता है गर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। एमएसपी किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराना। केसीसी किसानों से को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। ठीक, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो झूम कृषि क्या कहा जाता है? झूम कृषि को हिंदी में कर्तन दहन कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न मतलब एक स्थान को जला दिया जाता है, वहाँ के सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु को वहाँ हटा के जला के खेती की जाती है। राख को मिट्टी में मिला के, क्योंकि उपजाऊ को बढ़ावा देता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, दक्षिण अफ्रीका या मध्य अफ्रीका में मोसले और इंडोनेशिया में लदांग इत्यादि क्षेत्र वहाँ के प्रसिद्ध हैं। ठीक, भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर। ठीक, मध्य प्रदेश में बेवर है। छुपाया हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी को पूरा देख रहे हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और जो भी समस्या हो उसको आप लिख के पूछ सकते हैं। ठीक, ये कुछ उदाहरण और हैं, इसमें आप देख सकते हैं। दहिया, पोडू, पामा डाबी, कुमान, बारिगा, कुमारी, वार्ले, वाल्टले, हिमालयन क्षेत्र, झारखंड में कोरुआ और उत्तर प्रदेश में झूम कृषि आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, अब क्या आप जानते हैं में देखेंगे किसान पोर्टल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक, कृषि बागवानी कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। पोर्टल पर जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा कर। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। देखिए, भूदान आंदोलन का विचार महात्मा गांधी ने दिया था। इसके प्रथम सत्याग्रही भूदान आंदोलन के कर्ता धर्ता थे विनोबा भावे। ठीक, तो महात्मा गांधी एक बात वायरल होती है कि इन्होंने विनोबा भावे इसके मुख्य प्रणेता थे। सत्याग्रह के माध्यम से भाग लेते हैं और उन लोगों से भू में दान देने की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करते हैं। ठीक, आगे चलकर यहीं पे ग्राम स्वराज के उदाहरण लेके आते हैं। ठीक, गांधी जी को इस आदत के बाद उनके संदेश तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग 1 वर्ष तक पदयात्रा की और तेलंगाना के एक गांव पोचमपल्ली में सीधा बोल रहे थे। कुछ व्यक्ति भूमिहीन गरीब बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत वादा किया कि वो उनका आश्वासन दिया कि यदि वे सरकारी खेती में कार्य करना चाहते तो उन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाएगा। ठीक, भूदान आंदोलन को ही ग्रामदान आंदोलन भी कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने
इस एनसीईआरटी को पढ़ा है, यहाँ से 50 क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। ठीक, एक ही फसल लंबे चौड़े हुए क्षेत्र में उपजाई जाती है तो कौन सी फसल होती है? इनमें कौन रबी की नहीं है? इनमें से कौन एक फलीदार फसल है?